जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। अभी हम लोग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स देख रहे हैं। तो आज फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बायोएबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोएबिलिटी। बायो मतलब क्या हो गया? लिविंग, और एबिलिटी यानी कि अवेलेबल, उपस्थित हो। तो कोई ड्रग्स बायो के लिए कितना अवेलेबल है लिविंग के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? बायोएबिलिटी। जिसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, fraction of administered drugs that reached systematic circulation and is available to site of action। मीन्स कि कितना परसेंट ड्रग है जो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके जहां पे एक्शन होना है, जहां पे साइट पे उसकी जरूरत है, वहां पे कितना परसेंट पहुंच रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? बायोएबिलिटी। जैसे कि समझिए, एक मानते हैं कि पैर में चोट लगा, यहाँ पे घाव हो गया है, ठीक है ना? तो हम ओरली कोई दवा खाएं तो सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गया होगा, और उसके बाद जो इस घाव के पास जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचा होगा, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, उसी को क्या बोलेंगे? बायोएबिलिटी। फार्मूला की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीच्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बता क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड। मीन्स कि जैसे कि समझिए, ये हम जो देख रहे थे, इसमें मानते हैं कि 500 mg का कोई हम दवा खाएं, ठीक है, और अली खाएं, और यहाँ पे कितना पहुंचा? मानते हैं कि 10 mg पहुंचा, ठीक है। क्योंकि इधर उधर डिवाइड होते हुए कुछ इधर नष्ट हो गया, कुछ मेटाबोलाइज हो गया, कुछ हो गया होगा, तो फाइनली घाव तक, टारगेटेड एरिया तक कितना पहुंचा? 10 mg, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 बटा क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। और जो निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू या तो 1 होगा, या तो हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायोबिलिटी की। तो फैक्टर क्या क्या है जो बायोबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि घटा सकता है या बढ़ा सकता है, जो भी। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, पहला हो गया ड्रग्स का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई ड्रग्स का साइज कितना है, कितना छोटा है। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्मुलेशन, जैसे कि हम आईवी दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, ठीक है, या ओरली दे रहे हैं। इसके अलावा साइट या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, साइट और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ओरली अगर लेते हैं तो वो दवा जो है हमारे बॉडी में जाने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, उसको बताइएगा। हम आगे के स्लाइड में ऐसे पढ़ाएंगे प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर आईवी देंगे तो डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको कमेंट करके बताइए होता क्या है। इसके अलावा क्या होगा? पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, लिवर किडनी डिजीज। जैसा कि लिवर किडनी डिजीज का अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो हो सकता है कि सारे को लिवर मेटाबोलाइज कर दे। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि मेटाबोलाइज नहीं करे। उसी तरह अगर किडनी में प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि उसको बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर कर दे या नहीं करे, ऐसा कुछ कंडीशन बन सकता है। ये हो गया आपका बायोबिलिटी। नेक्स्ट हम समझते हैं बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग। मीन्स कि बायो मतलब होता है लिविंग, और इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है? इक्वल या बराबर। तो टू डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ ड्रग आर बायो इक्विवेलेंट होंगे व्हेन द रेट ऑफ बायोबिलिटी ऑफ एक्टिव ड्रग्स फ्रॉम देम इज सिमिलर अंडर सुटेबल टेस्ट कंडीशन, ठीक है। जिसको समझते हैं, बायो इक्विवेलेंस मीन्स दैट टू ड्रग प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मीन्स कि दो दवाओं का थेरेप्यूटिक इफेक्ट सेम होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दे डिलीवर्ड एट द सेम अमाउंट में हम डिलीवर्ड कर रहे हैं, और सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और सेम साइट ऑफ बॉडी से हम उसको अंदर ले रहे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, मानते हैं कि आपका दो ब्रांड नेम है। एक क्या है? कालपोल है, ठीक है। और दूसरा क्या है? आपका क्रोसिन है, क्रोसिन है। कालपोल है और क्रोसिन है। दोनों में क्या होता है? पारासीटामोल होता है, जो कि 500 mg है, 500 mg है, ठीक है। तो दोनों में क्या है? आपका पारासीटामोल हो गया। तो देखिए ब्रांड नेम अलग अलग है, एक कालपोल है, एक क्रोसिन है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? पारासीटामोल ही है, पीसीएम है।
और चूंकि दोनों 500-500 mg है, इंग्रेडिएंट सेम है, दोनों में पैरासीटामोल है और दोनों का अमाउंट भी सेम है, 500-500 mg। अगर दोनों का ओरली हम लेंगे लेंगे ओरल लेंगे, ठीक है, दोनों अगर हम ओरल लेते हैं तो दोनों जो जाके एक तरीके से इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि सेम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और इस तरीके से जो आपका रिजल्ट आएगा वो दोनों दम एक बिल्कुल सिमिलर टाइप का आएगा या सेम आएगा, इसलिए ये दोनों दवा एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बायो इक्विवेलेंस कहलाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं कि हमारे बॉडी में ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग्स इन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन, इसी को क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है ना, ड्रग्स, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरा बॉडी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला हो गया क्या, लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। दूसरा हो गया क्या, आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है ना, स्पेशली पीकेए की बात किया गया है। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर एंड सबसे लास्ट है डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो, जिसको हम आगे कर करके देखेंगे कि कैसे कैसे ये सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो इसमें जो फॉर्मूला निकल के आता है, डोज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आईवी बटा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उस दवा का प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, इसी को क्या नाम देते हैं, भी, यानी कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा दवा एब्जॉर्ब हो रहा है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसमें क्या कि हम 1000 mg का ड्रग्स को क्या किए कि अपने बॉडी में इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करने के बाद क्या किए कि थोड़ा देर बाद हम अपने ब्लड में सैंपल इकट्ठा किए। तो एक लीटर हम क्या किए, 1 लीटर ब्लड लिए, और 1 लीटर ब्लड लेने के बाद हम देखें कि उसमें कितना mg वो दवा प्रेजेंट है, वो ड्रग्स प्रेजेंट है। तो हम देखें कि 50 mg प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कितना, 50 mg। तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था कि टोटल कितना हम बॉडी में ऐड कर रहे हैं बटा क्या है कि प्लाज्मा में हमारा उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो हम कितना ऐड किए थे, इंजेक्ट किए थे 1000 mg, और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितना था, 50 mg/लीटर। तो इसे डिवाइड करने के बाद जो आया वो क्या आया, 20 लीटर। तो ये आपका क्या हो गया, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट चेंजेस इन ड्रग कंसंट्रेशन, टाइम के साथ जो ड्रग्स का कंसंट्रेशन में चेंजेस आता है उसी को क्या नाम दे रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कुछ दवा मेटाबोलाइज हो जाता है, कुछ यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इस तरीके से होते रहते हैं। तो जो चेंजेस आते रहता है उसी को क्या नाम देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर ऑर्गन इज हाईली परफ्यूज्ड एंड लिपिड रिच ऑर्गन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। तो सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा प्रोटीन क्या कुछ होता है, कैसे होता है। तो देखिए हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड है जो क्या से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा प्लस क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, इन सब से। तो करीब 90% आपका क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में भी क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, उसकी बात किया जा रहा है। उसमें भी कौन प्रोटीन की बात किया जा रहा है, तो एल्बुमिन प्रोटीन की, और क्या, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। और इससे जो हमारा ड्रग्स बाइंड करता है उसी को क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। और ये जनरली बाइंडिंग है जो रिवर्सेबल होता है, यानी कि टेम्पोररी रूप से बाइंड करता है, जिंदगी भर के लिए बाइंड नहीं कर लेता है। जैसे कि रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए जैसे कि एक कोई कबूतर है, इसको क्या किए, हम पिंजरे में बंद किए, फिर थोड़ा देर के बाद क्या चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे तो फिर से छोड़ सकते हैं और फिर से पहले जैसा फ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, फिर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन एक कबूतर को अगर हम मार दिए, तो मार देने के बाद फिर से अगर चाहेंगे कि जिंदा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्सेबल हो गया पहला वाला एग्जांपल, और दूसरा वाला आपका क्या हो गया, इरिवर्सेबल। तो जो भी हमारा बाइंडिंग होता है जनरल ड्रग्स का, वो क्या होता है, रिवर्सेबल बाइंडिंग होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या कुछ होते हैं या क्या कुछ हो सकते हैं। तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रग्स इन वेस्कुलर कंपार्टमेंट,
हमारा बॉडी बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, तो बहुत जगह पे क्या होता है कि उस वेसल्स के थ्रू हमारा जो दवा है वो उस जगह पे नहीं जा सकता है। तो वहां पे क्या होगा, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि हम ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे सब दवा अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर्व एज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग स्टोरेज। ये हमारे दवा को क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होने से हमारे दवा को स्टोर करने का काम करता है। एक्ट एज सस्टेंडेड ड्रग रिलीज टू लीड टू प्रोलॉन्ग ड्रग ऑफ एक्शन। चूंकि ये क्या करता है, पीपीएम, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सॉरी पीपीबी, ये क्या करता है कि शुरुआत में सारे दवा से बाइंड कर जाता है और धीरे धीरे पे क्या होता है, रिलीज करते रहता है, जिससे कि हमारे बॉडी में एक्टिव साइट तक पहुंचता है और धीरे धीरे एक्शन होते रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा दवा का जो एक्शन होता है वो लंबा टाइम तक चलता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की। तो ब्लड ब्रेन बैरियर है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीबीबी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमारे ब्रेन को जेनोबायोटिक्स और केमिकल्स से प्रोटेक्ट करने का बात करता है या काम करता है। जेनोबायोटिक्स मतलब कि बाहर के कुछ भी फॉरेन पैथोजेंस या केमिकल्स। देखिए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, वो उससे बहुत ही छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं जिसको ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, और ये हमारे टिश्यू या सेल में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। और इसका रचना कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कि बाहर में क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल होते हैं और ये दूर दूर पे होते हैं, जिसके कारण जो होता है लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग और लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग्स भी अंदर से बाहर की ओर जा सकते हैं और बाहर से अंदर की ओर आ सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर ब्रेन की बात किया जाए तो ये आपका इंडोथेलियल सेल जो होते हैं ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर से एक और लेयर का ऊपर से गोल स्ट्रक्चर घिरा रहता है, जिसके चलते क्या होता है, जिसे हम गैलियल सेल बोलते हैं। और गैलियल सेल क्या करता है कि इसे टाइटली पैक्ड करवाने में हेल्प करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लिपिड सोलेबल नॉन पोलर ड्रग्स ही बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग्स खाते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग्स खाते हैं, तो क्या होता है कि ब्रेन में जाके और हमारे ब्रेन सेल तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि ये बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता नहीं है। तो इसलिए हमें जब भी ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, यानी कि ब्रेन टिश्यू तक काम करने के लिए कोई दवा बनाना होगा, तो पहला क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए और नॉन पोलर होना चाहिए, उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्लड ब्रेन बैरियर में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू सेव न्यूरोनल टिश्यू फ्रॉम द जेनोबायोटिक्स एंड केमिकल्स, ये हम देख चुके हैं। रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ फॉरेन केमिकल्स इनटू ब्रेन, फॉरेन पार्टिकल्स को, केमिकल्स को ब्रेन में एंट्री करने से रोकता है। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो कि नॉन पोलर तरह का होगा, वही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के टिश्यू तक पहुंच पाते हैं। बिसाइड दिस स्ट्रक्चरल बैरियर इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर लाइक पी गैप एंड अनायंस ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबोलाइजिंग एजेंट्स लाइक मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड choline stress serve to restrict the entry of chemicals and biomolecules into the ब्रेन। इन सेम हम ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह बात करते हैं किसकी, प्लासेंटा की। प्लासेंटा क्या होता है कि जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसके नाभि से जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम बाल होता है उससे एक पतला सा बहुत सारा ऐसे नली गया रहता है, ठीक है ना, और ये जाके इसके नाभि से बच्चे के कनेक्ट है और यही बच्चे को फूड और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चा ग्रोथ करता है। इसका नाम क्या है, प्लासेंटा। प्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो प्लासेंटा एक्ट एज सिलेक्टिव बैरियर टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ ड्रग्स एंड जेनोबायोटिक। ये सिलेक्टिव बैरियर की तरफ वर्क करता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री को, किसको, ड्रग्स और जेनोबायोटिक्स। कुछ जो ड्रग्स होते हैं और बाहर के जो पैथोजन से सब होता है उसके एंट्री को क्या कर देता है, रोक देने का काम करता है। खास करके बात किया जाए तो एबीसी फैमिली जो होता है, एबीसी फैमिली और एसिडिक प्राकृतिक के जो भी दवाएं होते हैं या आयन ट्रैपिंग मैकेनिज्म हमारे प्लासेंटा में वर्क करते रहता है। ठीक है ना, वो क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है बच्चे को ड्रग्स से।
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स आपका लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम आप तक लाते रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।